चिंतन और क्रिया 22.1 बार्थ के जातीयता मॉडल की विशेषताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करें। इग्नू में एक छात्र के रूप में मैं संपूर्ण और विस्तृत प्रतिक्रियाओं के महत्व को समझता हूँ। रिफ्लेक्शन एंड एक्शन 22.1 में हमें बार्थ के जातीयता मॉडल की विशेषताओं को रेखांकित करने का काम सौंपा गया है। आइए इस मॉडल की व्यापक खोज करें। परिचय। नॉर्वेजियन मानवविज्ञानी फ्रेडरिक बार्थ ने जातीयता का एक मॉडल विकसित किया जो मानव विज्ञान के क्षेत्र में प्रभावशाली रहा है। उनका काम विशेष रूप से उनकी पुस्तक एथनिक ग्रुप्स एंड बाउंड्रीज 1969 में उल्लिखित जातीय पहचान और बातचीत की गतिशीलता को समझने के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। बार्थ का मॉडल अनिवार्यवादी दृष्टिकोण से हटकर जातीयता की अधिक तरल और गतिशील समझ पर जोर देता है। बार्थ के जातीयता मॉडल की विशेषताएं। 1. संबंधपरक और प्रक्रियात्मक प्रकृति। बार्थ का मॉडल जातीयता को अंतःक्रिया के माध्यम से गठित एक सामाजिक निर्माण के रूप में देखता है। निश्चित विशेषताओं के आधार पर जातीयता को परिभाषित करने वाले अनिवार्यवादी विचारों के विपरीत बार्थ जातीय पहचान की संबंधपरक और प्रक्रियात्मक प्रकृति पर जोर देता है। जातीयता अंतर्निहित नहीं है, बल्कि सामाजिक मुठभेड़ों के माध्यम से सक्रिय रूप से निर्मित और बातचीत की जाती है। 2. सीमा रखरखाव। बार्थ के मॉडल के केंद्र में सीमा रखरखाव की अवधारणा है। बार्थ के अनुसार जातीय समूहों को सांस्कृतिक लक्षणों या साझा विशेषताओं द्वारा परिभाषित नहीं किया जाता है, बल्कि उनके द्वारा बनाई और बनाए रखी गई सीमाओं से परिभाषित किया जाता है। ये सीमाएं गतिशील हैं और समय के साथ बदल सकती हैं, जो जातीय पहचान पर चल रही बातचीत को दर्शाती है। 3. श्रेणीबद्ध तरलता। बार्थ कठोर जातीय श्रेणियों के विचार को चुनौती देता है। उनका तर्क है कि व्यक्ति सामाजिक संदर्भों के आधार पर जातीय श्रेणियों के अंदर और बाहर जा सकते हैं। जातीय पहचान की लचीलापन और इसके निर्माण पर बाहरी कारकों के प्रभाव को समझने के लिए यह तरलता महत्वपूर्ण है। 4. जातीय उद्यमिता। बार्थ जातीय उद्यमियों की अवधारणा का परिचय देता है, ऐसे व्यक्ति या समूह जो जातीय सीमाओं को आकार देने और फिर से परिभाषित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। ये उद्यमी अक्सर राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक कारणों से जातीय पहचान के निर्माण और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 5. वाद्यवाद। बार्थ का मॉडल स्वभावतः वाद्ययंत्रवादी है। यह सुझाव देता है कि व्यक्ति विशिष्ट उद्देश्यों के लिए रणनीतिक रूप से जातीय पहचान का उपयोग करते हैं, जैसे आर्थिक लाभ, राजनीतिक शक्ति या सामाजिक मान्यता प्राप्त करना। यह परिप्रेक्ष्य इस विचार को चुनौती देता है कि जातीय पहचान पूरी तरह से साझा सांस्कृतिक लक्षणों का परिणाम है। 6. पहचान की बहुलता। बार्थ के अनुसार व्यक्ति एक साथ कई जातीय समूहों से संबंधित हो सकते हैं। यह बहुलता पहचान निर्माण की जटिलता को दर्शाती है और एकवचन निश्चित पहचान की सरलीकृत धारणाओं को चुनौती देती है। लोग विभिन्न संदर्भों के आधार पर कई जातीय संबद्धताओं को नेविगेट और बातचीत करते हैं। 7. बाहरी प्रभावों की भूमिका। बार्थ जातीय पहचान को आकार देने में राज्य की नीतियों और आर्थिक संरचनाओं जैसे बाहरी कारकों की भूमिका को स्वीकार करता है। बाहरी प्रभाव जातीय समूहों की सीमाओं को प्रभावित कर सकते हैं और व्यक्तियों और समुदायों द्वारा उनकी जातीयता को परिभाषित करने में अपनाई गई रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। 8. जातीयता की गतिशील प्रकृति। बार्थ के मॉडल में जातीयता एक स्थिर या आवश्यक विशेषता नहीं है, बल्कि एक गतिशील और स्थितिजन्य घटना है। यह बदलती सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप समय के साथ विकसित होता है। यह गतिशील प्रकृति जातीयता के नियतिवादी विचारों को चुनौती देती है। 9. बातचीत और संचार। बार्थ के अनुसार
जातीय पहचान का निर्माण और बातचीत, सामाजिक संपर्क और संचार के माध्यम से होती है। साझा प्रतीक, भाषा और रीति रिवाज जातीय सीमाओं को बनाने और मजबूत करने में भूमिका निभाते हैं। संचार पहचान निर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। 10. व्यक्तिगत एजेंसी। बार्थ अपनी जातीय पहचान को आकार देने में व्यक्तियों की एजेंसी पर जोर देता है। पूर्व निर्धारित पहचान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होने के बजाय व्यक्ति अपनी जातीयता की बातचीत और निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह एजेंसी जातीय उद्यमिता की अवधारणा में विशेष रूप से स्पष्ट है। निष्कर्ष। अंत में बार्थ का जातीयता मॉडल इस बात की सूक्ष्म और गतिशील समझ प्रदान करता है कि जातीय पहचान कैसे बनाई और बनाए रखी जाती है। सीमाओं, तरलता, साधनवाद और बाहरी प्रभावों की भूमिका पर जोर अनिवार्यतावादी विचारों को चुनौती देता है और पहचान निर्माण की जटिलता पर प्रकाश डालता है। मॉडल हमें जातीयता को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो व्यक्तिगत एजेंसी, सामाजिक संपर्क और बाहरी कारकों द्वारा आकार लेती है। संबंधपरक और प्रक्रियात्मक प्रकृति। सामाजिक प्रक्रियाओं के उत्पाद के रूप में जातीयता को समझने में बार्थ की अनिवार्यता की अस्वीकृति महत्वपूर्ण है। जातीयता की गतिशील प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करके वह इस विचार को चुनौती देते हैं कि कुछ विशेषताएं स्वाभाविक रूप से एक समूह को परिभाषित करती है। यह परिप्रेक्ष्य उत्तर आधुनिक धारणा के अनुरूप है कि पहचान निश्चित नहीं है, बल्कि सामाजिक अंतःक्रियाओं में लगातार बातचीत की जाती है। सीमा रखरखाव। सीमा रखरखाव की अवधारणा बार्थ के मॉडल के केंद्र में है। उनका तर्क है कि जातीय समूह अंतर्निहित गुणों से नहीं, बल्कि उन सीमाओं से अलग होते हैं जिन्हें वे स्थापित करते हैं और बनाए रखते हैं। ये सीमाएं भौतिक हो सकती हैं, जैसे भौगोलिक क्षेत्र, या प्रतीकात्मक, जैसे भाषा और सांस्कृतिक प्रथाएं। इन सीमाओं पर निरंतर बातचीत जातीय पहचान के चल रहे निर्माण में योगदान देती है। श्रेणीबद्ध तरलता। बार्थ का श्रेणीबद्ध तरलता का विचार क्रांतिकारी है। यह इस धारणा को चुनौती देता है कि व्यक्तियों को पूर्वनिर्धारित जातीय श्रेणियों में अच्छी तरह फिट होना चाहिए। यह तरलता उन स्थितियों में स्पष्ट होती है जहां व्यक्ति विशिष्ट संदर्भों के आधार पर विभिन्न जातीय समूहों के साथ पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बहुसांस्कृतिक समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति सामाजिक परिवेश के आधार पर अपनी पहचान के विभिन्न पहलुओं पर जोर दे सकता है। जातीय उद्यमिता। जातीय उद्यमिता की अवधारणा जातीय पहचान के निर्माण में एजेंसी के एक तत्व का परिचय देती है। आर्थिक अवसरों या राजनीतिक लाभ सहित विभिन्न कारणों से उद्यमी सक्रिय रूप से जातीय सीमाओं को आकार देते हैं और फिर से परिभाषित करते हैं। यह गतिशील भूमिका जातीयता की रणनीतिक और सहायक प्रकृति पर प्रकाश डालती है। यह दर्शाती है कि यह विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है। वाद्यवाद। बार्थ का वाद्ययंत्रवादी दृष्टिकोण जातीय पहचान के व्यावहारिक उपयोग को रेखांकित करता है। लोग किसी दिए गए संदर्भ में किसी विशेष पहचान से जुड़े फायदे या नुकसान के आधार पर रणनीतिक रूप से अपनी जातीयता पर जोर दे सकते हैं या कम कर सकते हैं। यह व्यावहारिक दृष्टिकोण पूरी तरह से सांस्कृतिक विरासत में निहित जातीयता की रोमांटिक धारणाओं को चुनौती देता है। पहचान की बहुलता। बार्थ की पहचान की बहुलता की स्वीकृति विविध समाजों में विशेष रूप से प्रासंगिक है। व्यक्ति अक्सर एक साथ कई पहचान रखते हैं, जिसमें जातीयता, राष्ट्रीयता, धर्म और बहुत कुछ शामिल हो सकते हैं। यह बहुलता इस विचार को पुष्ट करती है कि पहचान अखंड नहीं है, बल्कि समय के साथ विकसित होने वाली विभिन्न संबद्धताओं और संबद्धताओं की एक जटिल परस्पर क्रिया है। बाहरी प्रभावों की भूमिका। बाहरी कारकों के प्रभाव को पहचानकर
बार्थ जातीयता को व्यापक सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में स्थापित करता है। राज्य की नीतियां, आर्थिक संरचनाएं और वैश्विक ताकतें जातीय समूहों की सीमाओं को आकार दे सकती हैं। जातीय पहचानों की अनुकूली प्रकृति और बदलती परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के तरीकों को समझने के लिए इन बाहरी प्रभावों को समझना आवश्यक है। जातीयता की गतिशील प्रकृति। जातीयता की गतिशील प्रकृति, जैसा कि बार्थ ने जोर दिया है, स्थिर और नियतिवादी विचारों को चुनौती देती है। जातीयता कोई निश्चित गुण नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जो समय के साथ विकसित होती रहती है। यह गतिशीलता ऐतिहासिक परिवर्तनों, प्रवासन पैटर्न और सांस्कृतिक प्रथाओं के अनुकूलन में स्पष्ट है, जो दर्शाती है कि जातीय पहचान ऐतिहासिक और समकालीन कारकों द्वारा आकार की एक जीवित घटना है। बातचीत और संचार। बातचीत और संचार पर बार्थ का ध्यान जातीय पहचान के निर्माण में साझा प्रतीकों, भाषा और रीति-रिवाजों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। एक समूह के भीतर प्रभावी संचार इसकी आंतरिक एकजुटता को मजबूत करता है और अन्य समूहों के संबंध में इसकी सीमाओं को परिभाषित करने में मदद करता है। यह संचारी पहलू जातीयता की निरंतर बातचीत के केंद्र में है। व्यक्तिगत एजेंसी। बार्थ का मॉडल व्यक्तियों को उनकी जातीय पहचान के निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में सशक्त बनाता है। यह एजेंसी उन नियतिवादी विचारों को चुनौती देती है जो पहचान को सांस्कृतिक विरासत के निष्क्रिय परिणाम के रूप में देखते हैं। लोग व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक विचारों के आधार पर चुनाव करते हुए सक्रिय रूप से अपनी जातीयता के बारे में बातचीत में संलग्न होते हैं। निष्कर्ष। फ्रेडरिक बार्थ का जातीयता का मॉडल इस बात की परिष्कृत और सूक्ष्म समझ प्रदान करता है कि जातीय पहचान कैसे बनाई जाती है, बातचीत की जाती है और बनाए रखी जाती है। अनिवार्यता को चुनौती देकर और जातीयता की गतिशील, संबंधपरक और प्रक्रियात्मक प्रकृति पर जोर देकर बार्थ का मॉडल एक रूपरेखा प्रदान करता है जो विशेष रूप से विविध और तेजी से बदलते समाजों में प्रासंगिक है। चिंतन और कार्य 22.2 उलझे हुए धागों को सुलझाना। नस्ल और जातीयता। शब्द नस्ल और जातीयता अक्सर अनौपचारिक बातचीत में एक ही स्थान रखते हैं, फिर भी उनके अर्थ और उनके प्रतिच्छेदन सीधे नहीं होते हैं। एक इग्नू छात्र के रूप में जो पहचान और सामाजिक संबंधों की पेचीदगियों में डूबा हुआ है, मैं खुद को इन दो अवधारणाओं के बीच बुने हुए जटिल टेपेस्ट्री से विशेष रूप से आकर्षित पाता हूँ। इस प्रतिबिंब में मैं नस्ल और जातीयता के धागों को सुलझाने, उनकी विशिष्ट बारीकियों को स्वीकार करते हुए उनकी तुलना के बिंदुओं की खोज करने की यात्रा पर निकल पड़ा हूँ। एक ऐतिहासिक उत्पत्ति और विवादित अर्थ। नस्ल की अवधारणा का एक उथल-पुथल भरा इतिहास रहा है, जो अक्सर जीव विज्ञान और त्वचा के रंग, बालों की बनावट और चेहरे की विशेषताओं जैसी शारीरिक विशेषताओं पर आधारित होती है। यह औपनिवेशिक युग के दौरान नस्लवाद और शोषण को उचित ठहराने के एक उपकरण के रूप में उभरा, जो अक्सर वैज्ञानिक रूप से संदिग्ध वर्गीकरणों पर आधारित होता था। जैविक नस्लों की धारणा को आधुनिक आनुवंशिकी द्वारा काफी हद तक खारिज कर दिया गया है, जिससे परंपरागत रूप से अलग-अलग नस्लों के रूप में वर्गीकृत आबादी के भीतर और बीच की विशाल विविधता का पता चलता है। जातीयता। दूसरी ओर, जातीयता आम तौर पर साझा सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक विरासत को संदर्भित करती है। इसमें साझा परंपराएं, रीति-रिवाज, भाषाएं, धर्म और प्रथाएं शामिल हैं, जो अपनेपन और सामूहिक पहचान की भावना पैदा करती है। नस्ल के विपरीत, जातीयता मुख्य रूप से भौतिक विशेषताओं पर आधारित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक मार्करों और साझा अनुभवों पर आधारित है। 2 तुलना के बिंदु। सामाजिक संरचना। नस्ल और जातीयता दोनों ही सामाजिक संरचनाएं हैं। वे निश्चित, अंतर्निहित श्रेणियां नहीं हैं,
बल्कि लोगों को वर्गीकृत करने और समूहीकृत करने के गतिशील और विकासशील तरीके हैं। ये श्रेणियां ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक ताकतों द्वारा आकार लेती हैं और समय के साथ लगातार पुनर्व्याख्या और अनुकूलित की जाती है। सीमा निर्माण दोनों अवधारणाएं समूहों को एक दूसरे से अलग करने के लिए सीमाओं पर निर्भर करती हैं। ये सीमाएं भौतिक, सांस्कृतिक या प्रतीकात्मक हो सकती हैं और उनका महत्व संदर्भ के आधार पर भिन्न हो सकता है। जबकि नस्ल अक्सर औपनिवेशिक प्रणालियों के माध्यम से थोपी जाती थी, जातीय सीमाएं अधिक तरल हो सकती हैं और व्यक्तियों और समूहों द्वारा बातचीत की जा सकती हैं। शक्ति और असमानता नस्ल और जातीयता दोनों को शक्ति और असमानता से जोड़ा जा सकता है। नस्लीय वर्गीकरण का उपयोग ऐतिहासिक रूप से भेदभाव, उत्पीड़न और शोषण को उचित ठहराने के लिए किया जाता रहा है। इसी प्रकार जातीय समूहों को उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं और संबद्धताओं के आधार पर हाशिए पर जाने और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 3 मुख्य अंतर। फोकस नस्ल मुख्य रूप से शारीरिक विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि जातीयता सांस्कृतिक विशेषताओं पर जोर देती है। हालांकि कुछ समूह नस्लीय और जातीय दोनों मार्करों को साझा कर सकते हैं, लेकिन ये श्रेणियां हमेशा स्पष्ट रूप से ओवरलैप नहीं होती है। आधार नस्ल पारंपरिक रूप से जैविक मान्यताओं पर आधारित थी, जिसे अब काफी हद तक गलत माना जाता है, जबकि जातीयता साझा सांस्कृतिक विरासत और अपनेपन पर टिकी हुई है। तरलता जातीय सीमाएं नस्लीय श्रेणियों की तुलना में अधिक तरल और परिवर्तन के लिए खुली हो सकती हैं, जिन्हें अक्सर थोपा जाता था और कठोर बनाया जाता था। व्यक्ति कई जातीयताओं के साथ पहचान कर सकते हैं या अपनी जातीय संबद्धता को कम करने का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि नस्लीय वर्गीकरण को पार करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 4 अंतर्विरोध और परस्पर क्रिया। ऐतिहासिक उलझने नस्ल और जातीयता अक्सर ऐतिहासिक रूप से उलझी हुई है। औपनिवेशिक व्यवस्थाएं अक्सर सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों के साथ नस्लीय वर्गीकरण को जोड़ती है, जिससे दोनों अवधारणाओं के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती है। यह विरासत दुनिया भर में शक्ति की गतिशीलता और असमानताओं को आकार दे रही है। राजनीतिक संदर्भ नस्ल और जातीयता दोनों का महत्व राजनीतिक संदर्भ से प्रभावित हो सकता है। कुछ ऐतिहासिक क्षणों या राजनीतिक आंदोलनों से नस्लीय या जातीय पहचान के बारे में जागरूकता बढ़ सकती है। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष अक्सर नस्लीय और जातीय दोनों असमानताओं से जुड़ी असमानताओं को संबोधित करने के इर्दगिर्द घूमता है। व्यक्तिगत अनुभव व्यक्ति नस्ल और जातीयता की जटिलताओं को अलग-अलग तरीके से समझते हैं। व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, पारिवारिक इतिहास और सामाजिक वातावरण जैसे कारक यह तय कर सकते हैं कि व्यक्ति अपनी नस्लीय और जातीय पहचान से कैसे जुड़ते हैं और उन्हें कैसे व्यक्त करते हैं। 5 बाइनरी सोच से परे नस्ल और जातीयता के बीच जटिल संबंध को पहचानने के लिए सरलीकृत द्विआधारी सोच से परे जाने की आवश्यकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये श्रेणियां परस्पर अनन्य या कठोरता से परिभाषित नहीं हैं। वे अक्सर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और विभिन्न तरीकों से बातचीत करते हैं, जीवन के अनुभवों और सामाजिक संबंधों को आकार देते हैं। 6 क्रिटिकल रिफ्लेक्सिविटी नस्ल और जातीयता के सवालों से उलझने के लिए निरंतर आलोचनात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। हमें इन अवधारणाओं से जुड़े ऐतिहासिक बोझ को स्वीकार करना चाहिए और जांचना चाहिए कि समकालीन समाज में उनका उपयोग और हेरफेर कैसे किया जाता है। अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और धारणाओं पर विचार करके हम सामाजिक न्याय और शक्ति की गतिशीलता के बारे में अधिक सूक्ष्म और रचनात्मक बातचीत में संलग्न हो सकते हैं।